हम स्टार्ट लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एरेज। एरेज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर होंगे, तो एक तरीका तो है कि मैं कहूँ इंटीजर सब्जेक्ट 1 हो गया, फिर सब्जेक्ट 2 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये मेमोरी में मेरे पास मुख्तलिफ जगहों पे ये वेरिएबल्स बन जाएंगे, सब्जेक्ट 1 2 3 4 एंड जितने भी मैंने सब्जेक्ट करने। तो उनके लिए मुझे अलग-अलग वेरिएबल बनाना होता है। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक टाइप का डेटा चाहिए होता है, लेकिन टाइप मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स या आपकी पूरी क्लास के मार्क्स में अगर एंटर करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो है कि मैं कहूँ भाई स्टूडेंट 1 के मार्क्स ST1, फिर मार्क्स ST2 ST3। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपकी क्लास में 80-90 स्टूडेंट्स हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए एक ख़ास तरीके हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एरेज। एरेज क्या होता है? मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप का मुझे एक वेरिएबल क्रिएट कर दो मार्क्स, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। इसका मतलब होता है एरे बनाओ। एरे क्या चीज़ है? एरे होता है कि मैं इसको कहता हूँ कि लेट सपोज यहाँ मैंने निशान लिखा और मैंने कह दिया 23, 55, 21। इसका मतलब है 3 वेरिएबल्स बनाओ मार्क्स के नाम के। एक की वैल्यू 23 होगी, एक के अंदर 55 होगा, एक के अंदर 21 होगा। तो ये क्या करेगा? एक ही जगह पे मेमोरी पे 3 इंटीजर्स बना लेगा। क्या बना लेगा? पहले वाले का नाम होगा मार्क्स ब्रैकेट में 0, दूसरे का नाम होगा मार्क्स ब्रैकेट में 1, और तीसरे का नाम होगा मार्क्स ब्रैकेट में 2। इसकी वैल्यू होगी 23, इसकी होगी 55, इसकी होगी 21। अगर मैं पहले स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट करूँगा मार्क्स 0। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ये मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा होता है? ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है। अगर आपके कंप्यूटर में ये 4 बाइट्स का है तो इसने यहाँ पे 4 बाइट्स लिए हैं, 1 2 3 4। समझ आ रही है? फिर 4 इसने लिए हुए हैं, फिर 4 इसने लिए, तो टोटल कितने बाइट्स हो गए? 16 हो गए, अगर ये 4 बाइट्स हैं। ठीक है, अगर 16 है इसका मतलब है मार्क्स 0 का अगर एड्रेस 20 है तो मार्क्स 1 का एड्रेस होना चाहिए 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27, 28। समझ आ रही है? बात की समझ आ रही है कुछ? हाँ हाँ, इसमें कंफ्यूज है। चलें, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। हम इस चीज़ की समझ आ रही है, इस चीज़ की। चलें, इसको थोड़ा सा पहले देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको मुश्किल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंटर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसको सिंपल तरीके से करते हैं। और इंटीजर मेन, लेट सपोज हम एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। अच्छा, अब 2 तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका है कि मैं कहता हूँ इंटीजर मार्क्स, और इधर मैं कह दूँ इस स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। इसका मतलब है मेमोरी में एक एरे बना दो जिसका साइज़ क्या होगा? 4 साइज़ का मतलब क्या हुआ? 4 साइज़ का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे मार्क्स नाम के 4 बॉक्सेस आ गए मेरे पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कहलाएगा मार्क्स ब्रैकेट 0, मार्क्स ब्रैकेट 1, मार्क्स ब्रैकेट 2 और 3। याद रहे, जब मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर, तो ये कहलाता है इसका साइज। लेकिन चूंकि 0 से शुरू होते हैं तो जब आप इनको एक्सेस करेंगे तो फिर आप इसके इन नंबर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे कि पहले को मैं बोलूँगा मार्क्स 0, दूसरे को बोलूँगा मार्क्स 1 एंड सो ऑन 2 3 तक जाएगा। बात की समझ आ रही है?
ये साइज कहलाता है, और जब एक्सेस करते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं डायमेंशन या इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इधर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं है? अच्छा, या आप इस तरह कर लें या आप इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर लें, दोनों तरीके हैं आपके पास। इसको मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो आप जितने नंबर्स आप यहाँ पे देंगे वो इसका साइज़ हो जाएगा। मसलन 1 मार्क्स 10 हो गए, 11 हो गए और 4। तो ये भी मेरे पास इसका साइज़ कितना हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इधर स्लैश n कर लेता हूँ, यहाँ पे साथ लिख देता हूँ सब्जेक्ट 1। ठीक है, उसके मार्क्स आ जाएं तो कैसे आएंगे? मार्क्स 0। ठीक है, तो ये पहले सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। सिमिलरली 1 2 3। ठीक है, साइज 4 है लेकिन जाएगा 0 से शुरू होगा तो 1 2 3 करके आएगा। इसको ज़रा प्रिंट करते हैं। आ गए सब्जेक्ट के मार्क्स। अब अगर ये काम मेरे पास इंटीजर से हो रहा था, आम वेरिएबल से, तो फिर मैं इतना मुश्किल चीज़ क्यों सीख रहा हूँ? क्वेश्चन आते हैं ना। अगर ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स होते तो मुझे कितने प्रिंट एफ लिखने होते? इसकी जगह हम इसको कैसे करते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, इसका साइज क्या है टोटल? 4। इसका मतलब है 0 से 3 तक जाएगा। ठीक है, i प्लस प्लस, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट f सब्जेक्ट के आगे मैं लिख देता हूँ %d। इसके सब्जेक्ट 1 हो 2 हो 3 हो, ब्रैकेट के यहाँ पे मैं लिख दूंगा i। तो पहली बार में क्या होगा? सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 इसी तरह होगा। ऐसे ऐसे इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इतना इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ सेमीकोलन नहीं डाला। ठीक है, अभी मैं स्टेटमेंट को ज़रा ऐसा ऐसा बढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट 0 1 2 3 ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, इधर लाइंस चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ तक आ गया। अब हमने वो नंबर भी प्रिंट कराने हैं। अब सब्जेक्ट 0 तो कुछ नहीं होता ना, ये तो गलत है। तो हम इधर लिख देते हैं कि इसके अंदर जो भी i की वैल्यू है उसको 1 करके प्रिंट करो, ताकि यूज़र को लगे कि ये सब्जेक्ट 1 है। क्या है? सब्जेक्ट 1 है। कंपाइल एंड रन। क्या लिखा है? सही हो गए? अच्छा, अब हमने इसके आगे सब्जेक्ट्स के वो करने हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे कोलन और फिर हम कहेंगे आगे मार्क्स लिखो %d। अब मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये दूसरा वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा? एरे का नाम क्या है? MARKS। पहली बार i की वैल्यू क्या है? 0। तो पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और आपके पास सारे मार्क्स एक लाइन में हो गए। कोड को गौर से देखें। i की वैल्यू 0 है तो लिखा गया सब्जेक्ट, और 0 को 1 करके उसने क्या प्रिंट कर दिया? सब्जेक्ट 1। और उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया? ये पहला वाला जो एलिमेंट है ये निकाल के प्रिंट किया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो अगर मेरे पास 100 आइटम्स होते लेट सपोज, तो उसको मैं 2 लाइनों के अंदर प्रिंट कर सकता था, रादर देन हर एक के लिए प्रिंट एफ लिखूं। समझ आ रही है? अच्छा, इसको थोड़ा और हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास शुरू से मार्क्स है ही नहीं, हम यूज़र से लेना चाहते हैं। और मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? लेट सपोज 4 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कैसे लूँगा मार्क्स? उसका भी यही तरीका है। इसी तरह का एक लूप आप लें। इनिशलाइज़ करने का एक मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि आप इस तरह से इनिशलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप यूज़र से लें। कैसे लें? प्रिंट एफ मार्क्स फॉर सब्जेक्ट %d, और यहाँ पे आ जाएगा i +1। ठीक है, और फिर आप कहेंगे स्कैन f।
परसेंट हैंड ऑफ, सॉरी, अब पहली बार में ये मार्क्स 0 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा साइज 4 है, आपने इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। अब देखें इस केस में मैं 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करूंगा और वो फिर प्रिंट भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती की है मैंने, यहाँ कॉमा नहीं डाला। फर्स्ट सब्जेक्ट में मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 50 मार्क्स हैं, सेकंड में 60 हैं, 30 हैं और फोर्थ में 32 हैं, इससे सारे 50 60 30 32। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले एफएससी में मैट्रिसेस पढ़े थे और उनको कन्फ्यूजन थी, होपफुली उनकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं कि मैं इसको दोबारा से समझाऊं। हाँ समझाऊं, चलें दोबारा समझ लेते हैं। एरे क्या होता है, चलें यहाँ बुक के साथ साथ देखते हुए जाते हैं कि बुक के अंदर वो क्या कहते हैं। एरे क्या है, उसने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल x है, उसकी पहले मैंने वैल्यू 5 की है, फिर 10 कर रहा हूँ, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में एक वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लेट्स सपोज 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने हो तो उसके लिए क्या तरीका है। एक तरीका है कि मैं 100 वेरिएबल्स क्रिएट करूं, हर एक के अंदर वैल्यू डालूं, फिर हर एक को प्रिंट करूं। उस ऐसी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए वो कहते हैं कि भाई एक ही वेरिएबल आप बनाते हो जिसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, वो जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, मसलन मैं कहता हूँ मार्क्स, ये कह रहे हैं एक वेरिएबल आप बना दो, मार्क्स नाम का हो या सब्जेक्ट का नाम आपने दे दिया, ठीक है, उसको हम एरे कहेंगे और सब्सक्रिप्टेड होगा, उसके अंदर आप उस वेरिएबल को 0 1 एंड सो ऑन इस तरह करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप एक ही बार बता देते हैं मुझे 10 चाहिए 20 चाहिए, फिर उन एलिमेंट्स को आप एक्सेस करते हैं और ये सारे इकट्ठे एक ही लोकेशन में मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं। ये भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि आप जब कहते हैं 0 तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई ये मार्क्स हमारे पास या ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे एरे का नाम है। जब आप कहते हैं 0 तो कहते हैं इससे 0 कदम आगे जाओ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट चूंकि 0 कदम पे, 1 का मतलब है इससे 1 कदम आगे चले जाओ, 2 का मतलब है 2 कदम आगे चले जाओ एंड सो ऑन। ये इस तरह जाके इनके थ्रू एक्सेस करो, तो ये उस स्टेप्स होते हैं, इतने स्टेप्स आगे जाओ। ये भी मैं आपको पॉइंटर्स के थ्रू इसको रिलेट कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा अब ये देखिए, अगर आप इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने इधर इसका साइज देना है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि आप इस तरह से 30 बंदों के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको चूंकि 30 थे तो 29 तक 20, या आप ये इसको हटा दें, लेट सपोज आप इस निशान को हटा दें और आप कह दें कि 30 तक जाए, लेस देन 30, तो क्या होगा 0 से 29 तक आपके हर एलिमेंट को उसने एंटर मार्क्स किए जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया था उसी तरह, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज के अलावा प्रोग्राम्स हैं ये पेपर के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसने उसी तरह एक लाइन में उनको एंटर किए और दूसरी उसमें लूप के अंदर उसको प्रिंट कर दिए। अगर ये मेरे पास एरे ना होता तो 30 बार वो स्कैन एफ लिखता और 30 बार उसको प्रिंट एफ लिखना पड़ता, ठीक है। अब एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे को हम डिक्लेयर करते हैं पहले डेटा टाइप पर। अगर मैं फ्लोट टाइप का डेटा सेट वो एरे बनाना चाहता हूँ, टैक्सेस, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 30 बंदे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके टैक्स हों, तो मैं उनके लिए इस तरह से वेरिएबल बना सकता हूँ, एम्प्लॉय टैक्स। कितने बंदे हैं? 30 हैं। ये मेरे पास वेरिएबल, ये मेरे पास 30 का स्लॉट क्रिएट हो गया, जो स्टार्ट होगा 0 से लेके 29 तक, ठीक है। एक्सेस आप कैसे करते हैं? इस तरह से,
उनके अंदर जो इंडेक्स नंबर होता है उसके थ्रू करते हैं, जिसको सब्सक्रिप्ट भी बोला जाता है, इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ अभी प्रैक्टिकली कि आप लूप लगा के 29 टाइम्स यूज़र से पूछ सकते हैं, और हर बार आप देखें आई की चूंकि वैल्यू चेंज हो रही है तो वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, तो आप उस वेरिएबल में डेटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, रीड करने का क्या होता है, ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हुए हैं, मैं एंटर करता हूँ, ये मुझे लिस्ट दिखा देता है और मैं कहता हूँ इन चारों मार्क्स की, ये सॉरी एक बंदे के 4 मार्क्स हैं, अब इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप लूप लगा लें, 4 टाइम लूप हो, और हर बार ये क्या करे कि सम की पुरानी वैल्यू के अंदर क्या जमा कर दे, मार्क्स आई। तो जब लूप ख़त्म होगा तो इसके एंड में इसकी क्या होगा, इसके अंदर टोटल आया होगा। तो आप कह सकते हैं प्रिंट एफ टोटल, इसके कितने बन रहे हैं, मेरा %d लगाना, इसके टोटल बन रहे हैं सम, और इसका एवरेज क्या बन रहा है, प्रिंट एफ। अब एवरेज में तो आपके पास डिवीजन हो रही है ना, तो आप कह सकते हैं /n एवरेज इज %LF फ्लोट। ठीक है, और फ्लोट में आप क्या कर देंगे, सम डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास एवरेज प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम में रन करके दिखाता हूँ, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा। अच्छा, ये एवरेज हमारे पास कैलकुलेट सही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई हम देखते हैं। ये हमारे पास ये भी फ्लोट होता तो अच्छा था, इसको भी हम फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट सम इज इक्वल टू 0.0 और सम इज इक्वल टू सम प्लस, आपके पास एवरेज आ गई। आप इसका साइज़ भी यहाँ पे कम कर सकते हैं, जो हमारे पास तरीका था, क्या था, 0.2 के था, 0.2 के थ्रू। ठीक है, टोटल 0 क्यों आया है ये भी देख लेते हैं, टोटल क्यों 0 आया है। ये मैंने %d लिखा है, इसको भी LF लिखना चाहिए था। ठीक है, और इसको भी हम कह देते हैं 2 डिजिट्स। अब ठीक है, दोबारा समझाऊं, ये समझ आ रही है कुछ, ये नया कॉन्सेप्ट है ना, तो असल में ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम एरेज वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर का आपका सब्जेक्ट आएगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स आएगा, इन दोनों के अंदर एरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली जब एरेज समझ रहा था तो मैं इसको किस तरह से सीखता था, समझता था, जहन में लाता था, जैसे हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं, मैट्रिसेस याद है ना। चलें इसको अब ज़रा सा हम गौर से देखते हैं, दोबारा से एक बार। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यस चल रही है। अरे बी वालों को कल पढ़ाएंगे उसके साथ। अच्छा जी, दोबारा हम देखते हैं। लेट सपोज हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज लेते हैं। हमारे पास लेट सपोज 5 एम्प्लॉइज़ हैं, तो हम कह देते हैं इंटीजर सैलरीज, और सैलरीज कितने एम्प्लॉइज़ हैं, तो इसने क्या कर दिया, मेमोरी में 5 स्लॉट्स बना दिए। ठीक है, पहला स्लॉट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दूसरा होगा अच्छा जी। अब गौर से देखें, जब मैं कहता हूँ
ये हमारे पास ऑप्शन 1 थी, क्या था? ऑप्शन 1 है कि हम इस तरह से क्रिएट करें और फिर उसके बाद फॉर लूप लगा के, मैं पूरा फॉर लूप नहीं लिखता, या चलें लिख लेते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन क्या होगा, खबर में कह देखा, ठीक है, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस। और आप इनको स्कैन एफ कर सकते हैं यूज़र से लेके डेटा, या आप यहाँ पे कह सकते हैं एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और यहाँ %d लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे आप कह दें i प्लस 1। तो 0 जब होगा तो इसका मतलब होगा एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ये लिखा हुआ आ रहा होगा। फिर आप यहाँ पे कह दें स्कैन एफ %d एंड ऑफ सैलरीज ऑफ i। तो जो पहले यूज़र की सैलरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, 0 होगा, फिर 1 2 3 एंड। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्ट कह दें, ऑप्शन 2 क्या है, अब यहाँ पे गौर से देखें फ़र्क क्या है। इधर मैंने साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ सैलरी ऐसे एल लिख देता हूँ, ठीक है, साइज़ मैं नहीं देता, और मैं ब्रैकेट के अंदर कह देता हूँ एक की सैलरी 5500 है, एक की 2200 है, एंड सो ऑन। तो जितने मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, लेट सपोज मैंने लिख दिया 120 हो गया, ये 220 हो गया, ये 550 हो गया, तो कितने एलिमेंट्स हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ क्या हो जाएगा? 3। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने। अब ये इंटरनली काम कैसे कर रहे होते हैं, इसको गौर से समझें। जब मेरे पास, मैं यहाँ पे कह देता हूँ छोटा सा, मैं एक एरे बनाता हूँ इंटीजर लेट सपोज EMP, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ साइज़ है इसका 4। तो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर मेरे सिस्टम में कितने साइज़ का होगा? लेट सपोज 4 का है, वरना आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ये वर्ड साइज़ के इक्वलेंट होता है। मैं इधर मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, लेट सपोज क्या था याद है कुछ? साइज ऑफ था, प्रिंट एफ साइज, सॉरी %d साइज ऑफ मार्क्स 0, कि एक का साइज बताओ, एक एरे का साइज क्या है? क्या साइज है? 4। मेरी मशीन पे इसका साइज 4 बाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो सकता है ये वर्ड, ये बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप पढ़ेंगे वर्ड साइज़ कहलाता है। मेरे पास 4 बाइट्स का है, अगर आपकी 32 बिट मशीन है तो वो 4 की जगह 2 बाइट्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बाइट का साइज़ है। इसका मतलब ये कि टोटल कितने मेरे पास एरेस बन रहे हैं? 4, और हर एक का साइज़ कितना है? 4। तो टोटल इसने कितने बाइट्स लिए? 4 × 4 16। इसने मेमोरी में 16 की जगह ली। अब इसको गौर से देखें, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। ये मेरे पास EMP 0 कहला रहा है। ये कितने बाइट्स का है? 4 का है। फिर इसके बाद वाला 4 का है, इसके बाद वाला 4 का है, एंड इसके बाद वाला 4 का है, ठीक है। ये 4 मैंने बना लिए। टोटल कितने बाइट्स हैं ये सारे के सारे? 16। एक का साइज़ कितना है? 4। अगर ये मेमोरी में, लेट सपोज मेमोरी में ये पोजीशन नंबर 10 पे स्टार्ट होता है, तो 4 बाइट्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? 14। इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी क्या होनी चाहिए? हाँ सॉरी 22। चलें, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये अब पॉइंटर से रिलेटेड चीज़ मैं बताने वाला हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस मैंने P में डाल दिया, ठीक है। अब हम गौर से देखते हैं होता क्या है। %d
और हम कहते हैं पी के अंदर क्या पड़ा हुआ है अभी इस वक्त, ठीक है, एरे एक्स का एड्रेस है और वो क्या है, और से देखिए 642216, आखिर में क्या लिखा हुआ है। मैं इस तरह करता हूँ, अब मैं कहता हूँ P माइनस माइनस, इससे मैंने कितनी वैल्यू कम की, 2 कैसे कम की, एक की, फिर हम प्रिंट करते हैं, बल्कि कम नहीं करते, ज़्यादा करते हैं पहले, प्लस प्लस, एक ज़्यादा की, इसका मतलब है नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा, फिर मैं एक और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, फिर इसने एक नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है और मैं प्रिंट करता रहता हूँ इसके अंदर कौन सा एड्रेस अब आ रहा है, ये मैं एक्स के एड्रेस से हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। और से देखें, ओह नई लाइन पे डालते हैं ताकि पता चले, ठीक है, क्या था 168, उसके बाद 1 ऐड किया मैंने, तो इसको 69 होना चाहिए ना, क्या हो रहा है, कितने आगे गए, 4 बाइट। इसका मतलब ये कि जब आप पॉइंटर को बढ़ाते हैं तो वो डेटा टाइप देख के अगली डेटा टाइप पे जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, क्या बोलते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक। 72 से किस पे गया है, 76 पे, समझ आ रही है, समझ आ रही, अच्छा। इसका मतलब ये हो कि पॉइंटर जब हम आगे पीछे करते हैं तो ये मेमोरी में अगले अगले ब्लॉक पे जा रहा होता है खुद ब खुद। मैं इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ, कैरेक्टर, क्या करता हूँ, कैरेक्टर, और इसको भी मैं कैरेक्टर टाइप का कर लेता हूँ, और इसका साइज़ पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल जो है परसेंट ई है, और इधर करिए साइज़ ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिकली ये नंबर में मैं प्रिंट करूँ इसलिए परसेंट ई लिखा मैंने, इसका साइज़ नंबर में प्रिंट हो। चलें गौर से देखिए, साइज़ क्या है, तो 71 पे पहला था, 72, 73। इसका मतलब ये कि जो आपकी डेटा टाइप है वही पॉइंटर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसकी जंप्स उतनी दे सकें, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, क्या बोलते हैं। तो अगर पेपर में पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में आता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब फ्लोट के साथ ट्राई कर लेते हैं, फ्लोट और कैरेक्टर ऑफ फ्लोट वेरिएबल। साइज क्या है, 4 पे चल रहा है। अब डबल को ट्राई करते हैं, क्या साइज था, तो 60 से किस पे गया, फिर किधर गया। यहाँ ये सारा बताने का आपको मतलब ये था कि जब मैं कहता हूँ EMP0, तो ये EMP जो है बेसिकली ये इंटरनली पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ एरे है, क्या है, इंटरनली ये स्टार्ट ऑफ एरे है। EMP0 का मतलब ये है कि EMP के अंदर जमा कर लो क्या, 0, तो वही आ गया। जब आप कहते हैं EMP1, इसका मतलब है इसमें 1 डाल दो, तो इसका डेटा टाइप क्या है, इसका मतलब ये कि इसमें 1 ऐड करो, जब 1 ऐड करेगा तो 4 की जंप लगाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर इसको रिप्रेजेंट करोगा। जब आप कहेंगे 2 तो ये 4 की जंप लगाता है, इधर आ रहा होता है। तो ये जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट होता है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम होता है, तो वेरिएबल का नाम बेसिकली बिल्कुल इस तरह जैसे एक पॉइंटर हो। इसको हम अभी प्रूफ करते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात मैंने कर दी, अब उसका हमारे पास ये तो होना चाहिए कि सर हवा में बात कर रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो लेट्स सी कि मेरी बात कितनी ठीक है। हम कहते हैं इंटीजर p इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ द एरे। स्टार्ट ऑफ एरे क्या है, मार्क्स 0, इसका एड्रेस बिल्कुल स्टार्ट ऑफ एड्रेस आ गया। अब मैं करता हूँ प्रिंट करो, प्रिंट f वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू स्लैश, एक तरह हमने डालना है %d, ठीक है। एनी कंफ्यूजन। अब हम मार्क्स खाली
मार्क्स का जो वर्ड है इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। इसके साथ मैंने कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैंने कहा ना ये भी पॉइंटर होता है, और इधर हम कह देते हैं मार्क्स। हम देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या आती है। क्या एरर आ रहा है? इनवैलिड कर इनटू इंट, क्यों? हाँ ये स्टार होना चाहिए, ठीक है। ये किसको कर रहे हैं? 156। ये किसको कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मार्क्स फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। असल में क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। नहीं समझ आई? समझ आई है? कुछ समझ, हाँ समझ आ रही है? कोई है जिसको नहीं समझ आ रही? बताएं मुझे। नहीं समझ आ रही? हाँ चलिए मैं समझाता हूँ। जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मेमोरी में, ये बहुत सारी बड़ी मेमोरी है, ठीक है। आप कहते हैं इसमें मेरे पास 10 एलिमेंट्स का एक एरे आ जाए। एरे का नाम क्या है? इंटीजर, लेट सपोज x, और इसका साइज क्या है? 4। तो ये x मेरे पास आ गया, ठीक है। ये x का खाली वर्ड जो है ये बेसिकली पॉइंटर है इस जगह का। यहाँ मैंने आपको इस प्रोग्राम में गौर से देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस, उसका जो एड्रेस है और मार्क्स का एड्रेस सेम है। इधर हम एक तीसरी चीज़ भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो। मैं यहाँ पे कह देता हूँ एड्रेस ऑफ मार्क्स 0, और आप यहाँ पे प्रिंट कर दें एंड ऑफ मार्क्स। तो आप देखिए इन तीनों के अंदर सेम वैल्यू होगी। P की वैल्यू भी सेम है क्योंकि P इसका पॉइंटर था, इसका एड्रेस जो है वो भी सेम है और मार्क्स भी सेम है। इसका मतलब है एरे का जो नाम है वो उस पूरा, अगर 100 एलिमेंट्स कह रहे हैं एरे है, 200 का है, 1000 का है, उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस इसके अंदर पड़ा होता है उस एरे के नाम में। एरे का नाम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। क्या है? इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। जब मैं कहता हूं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करो, फर्स्ट एलिमेंट, चलें तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। प्रिंट एफ, फर्स्ट, बल्कि 0 फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट होता है मार्क्स 1, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ मार्क्स 1 क्या होना चाहिए? %d। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड मार्क्स 1, मार्क्स 1 का एड्रेस, सॉरी ये मार्क्स 0 का था, ये मार्क्स 1 का एड्रेस, ठीक है। हाँ जी, ये वाली ये बताते हैं कि एरे का कौन सा एलिमेंट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं ये चीज़ इस तरह से करता हूँ, वैल्यू ऑफ p + 1, p + 1 जब मैं करूँगा, p के अंदर पहले एलिमेंट का एड्रेस है ना, p + 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी वो हम प्रिंट करते हैं। और अगर मैं मार्क्स के अंदर 1 ऐड करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप देखें बिल्कुल ये अर्थमेटिक की आपको समझ आ जाएगी। +1 और ये होगा p + 1। क्या गलती की है? हाँ डबल ब्रैकेट। अच्छा ये लाइनें चेंज करनी ज़रूरी होती है अंदर। हाँ, पहला एलिमेंट जो था उसका एड्रेस सब में देखिए सेम है। जब उसमें मैंने 1 ऐड किया तो दूसरे का है 160, p के अंदर 1 ऐड किया तो वो भी कहाँ चला गया? जब मार्क्स के अंदर 1 ऐड किया तो 160। इसका मतलब ये है कि एरे इंटरनली पॉइंटर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, ये आपको हर बुक के अंदर नहीं मिलता। ये मैं आपको उसके इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ कि इंटरनली कैसे हो रहा होता है। और ये आपको कब फ़ायदा देगा? जब आप
डेटा स्ट्रक्चर्स और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि यार इस चीज़ की पावर क्या, और जो ये इंटरनली समझना कि मेमोरी के अंदर ये कैसे काम कर रहा होता है, ये C++ की पावर है। और लैंग्वेजेस के अंदर आप इंटरनली इस तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ आ रही है? अच्छा, तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी है, एक बार समराइज कर लेते हैं हमने जो कुछ पढ़ा है। हमने पहली चीज़ ये पढ़ी है, अब मुझे यहाँ पे आप लोग रोकेंगे, ठीक है, जिसकी इसकी समझ नहीं आ रही। पहली चीज़ हमने पढ़ी है कि एक एरे क्या होता है। एरे हमारे पास एक कलेक्शन होती है वेरिएबल्स की जो कि हम मेमोरी में एक कंसेक्टिवली क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने का तरीका क्या है, हम उस एक वेरिएबल की डेटा टाइप देते हैं। मसलन अगर मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा कैरेक्टर्स को हम खैर स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इंटीजर का कर लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल का नाम, उसका साइज़ अगर देना चाहते हैं तो आप दे दें, वरना बगैर उसके इनिशलाइज कर सकते हैं। मसला आप कह सकते हैं इज इक्वल टू लेट सपोज 3, 6, 9, तो इसका साइज़ 3 हो गया टोटल, और पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा 6 है, दूसरा 9 है। या आप कह दें इंटीजर और उसके बाद आप उसका साइज़ दे दें। यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ इसका साइज़ 4 है, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ फिर कैसे डाल सकता हूँ, फॉर लूप के थ्रू। और फॉर लूप के थ्रू मैं क्या कर रहा होता हूँ, इसके इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा होता हूँ। मसलन इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस, ठीक है। और फिर मैं अगर प्रिंट करूँगा तो मैं कह दूँगा प्रिंट %, और यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ, तो पहली बार i की वैल्यू 0 होगी तो ये y 0 को प्रिंट करेगा, 1 होगी तो y 1 को, एंड अप टिल y 3। क्लियर है? जब हमने वेरिएबल y को क्रिएट किया तो मेमोरी में मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। कितने आ गए? ठीक है, ये y है। y जो है ये इटसेल्फ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर है, इस एरे का पॉइंटर है ये। इसके अंदर एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन? हाँ, क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन है? अच्छा, जब मैं इसमें कहता हूँ इन एलिमेंट्स को मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, y0, y1, y2 और y3। साइज लास्ट इंडेक्स से हमेशा बड़ा होता है क्योंकि 0 से है। यहाँ पे हमने इंटरनली ये चीज़ सीखी कि y0 का मतलब ये है कि इस पॉइंटर के अंदर 0 जमा करो तो ये इसी जगह पे रहेगा, इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। जब y1 करेंगे तो ये नेक्स्ट लोकेशन पे जाता है। y2 का मतलब है कि ये उससे अगली लोकेशन में जाए। और ये कैसे डिसाइड हो रहा होता है कि हमारे पास चूँकि y की डेटा टाइप इंट है और इंट मेरे इस सिस्टम में 4 बाइट्स का है, इसका मतलब है ये 4 बाइट्स की जंप लगाएगा, ठीक है। तो आपको इस पे इतना डेप्थ में काम नहीं करना होता, लेकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसी डिवाइस पे काम कर रहे हों जिसके अंदर आपको मेमोरी में या आप मेमोरी में किन लोकेशंस पे जंप करनी हो, तो आपको कम से कम ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। वरना आम तौर पे हम लोग जब एरेज यूज़ करते हैं तो सिंपल ये जो शुरू में मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ होती है। सिर्फ आपको ये भी समझ आ रहा हो तो आपका एरेज का कॉन्सेप्ट ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है, इस वाले नीचे वाले में कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है। पॉइंटर अर्थमेटिक की समझ आई कि पॉइंटर कैसे मूव करता है। जी सर, पॉइंटर जो मूव कर रहा होता है तो ये वाई भी उसी तरह मूव कर रहा होता है। सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक पॉइंटर है मेमोरी में, लोकेशन नंबर 200 पे है और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, और इसके अंदर 200 का एड्रेस स्टोर हुआ है, और मैं कहता हूँ p इज इक्वल टू p+1, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? चूँकि इसकी डेटा टाइप 4 है तो ये p+1 के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 204। जब 2 ऐड करूँगा तो 208 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसको हम पॉइंटर अर्थमेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि पॉइंटर की मैथ्स कैसे चलती है। पॉइंटर में जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें 1 और 2 जब आप जमा करते हैं तो 1 और 2 नहीं जमा हो रहा, तो 1 और 2 डेटा टाइप्स हो रहे होते हैं। ये मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इधर इसको हम पॉज करते हैं।